नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है उसका पार्ट 6 है। कल हमने पार्ट नंबर 5 पढ़ा था। ये जो एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आने वाले एग्जाम्स जो है एएफओ है, कॉटन कॉर्पोरेशन है, यूपीटी है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच फ्रूट क्रॉप हैज द हाईएस्ट एरिया इन इंडिया, कि भारत के अंदर किस फल का क्षेत्रफल, हाईएस्ट एरिया क्षेत्रफल है ना, किस फल का सबसे अधिक क्षेत्रफल होता है। ये पूछ रहा है कि भारत में कौन सी फल वाली फसल है इनमें से कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाई जाती है। क्या आम लगाई जाती है, क्या बनाना लगाया जाता है, क्या एप्पल या सपोटा, इनमें से कौन सी फसल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है। मैंगो है, बनाना है, एप्पल और सपोटा। देखो इसका करेक्ट आंसर है मैंगो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंगो। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है, मैंगो। बनाना का उत्पादन में नंबर 1 है, फर्स्ट याद रखना। उत्पादन में, प्रोडक्शन के अंदर जो है भारत में किस फसल जो है, यहाँ पर फल वाली फसल उत्पादन में नंबर 1 कौन है, बनाना है ना। प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन सी है, बनाना है। तो आइए अपन देख लेते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी फसलों का कितना उत्पादन है। देखो अब ये डाटा देखेंगे, करंट अफेयर्स का डाटा। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अपन बात करते हैं यहाँ पर 2021-20 की, है ना। 2021-20 के अंदर हॉर्टिकल्चर डाटा की अगर हम बात करें तो देखो 2000 मैंगो का जो एरिया है, मैंगो का जो एरिया अगर अपन देखें, मैंगो का एरिया जो है वो है 2,371,000 हेक्टेयर। ठीक है, ये 1000 हेक्टेयर के अंदर है ना। यहाँ पर 3 जोड़ी जरिया है, ये 1000 हेक्टेयर के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना मैंगो का एरिया 2,371,000 हेक्टेयर है। क्लियर। वहाँ पर बनाना का 961 है। तो एरिया में देखो, तीसरे एरिया में सेकंड नंबर अभी कौन है, एरिया में सेकंड नंबर पर देखोगे आप, फर्स्ट नंबर पर तो मैंगो है और सेकंड नंबर पर सिट्रस टोटल है। फिर कौन सा है, तो आंसर फिर हमारा कौन सा, थर्ड नंबर पर बनाना है, 961 है। फिर आप देखोगे तीसरे है ना, यहाँ पर ये है फोर्थ नंबर पर एरिया में, फोर्थ नंबर पर एरिया में कौन सा, गावा है। तो टोटल एरिया अगर हम बात करें फ्रूट्स का, टोटल एरिया 7,949 हेक्टेयर। ठीक है, 1000 हेक्टेयर में। भाई अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन की, ठीक है ना, तो आप प्रोडक्शन में देखोगे लाख मेट्रिक टन के अंदर। ठीक है, लाख मेट्रिक टन में ये यहाँ पर देखो मैंगो का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में नंबर 1 अगर आप देखें तो वो कौन सी है, प्रोडक्शन में नंबर 1 बनाना है, सेकंड नंबर पर कौन सी है, मैंगो है। प्रोडक्शन में, उत्पादन में भारत में नंबर 1 क्रॉप कौन सी है, तो नंबर 1 याद रखना बनाना है, सेकंड नंबर तो कौन सी है, मैंगो है। और थर्ड नंबर की कौन सी है, थर्ड नंबर की आप देखोगे सिट्रस है थर्ड नंबर की। और फोर्थ नंबर की आप देखोगे पपाया। अभी प्रेजेंट में कौन है, पपाया। फोर्थ नंबर की कौन सी है, पपाया का प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है टोटल कि भाई है ना, और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन आप देखोगे तो आंसर 1 लाख, ठीक है, 7,242 लाख मेट्रिक टन। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आइडियल रेशो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनपीके इन फर्टिलाइजर। जनरली सीरियल क्रॉप्स को पूछा जा रहा है ना, जनरली है ना, आइडियल एनपीके रेशो, या फिर इंडियन सोइल के लिए है ना, इंडियन सोइल के लिए जनरली कि आइडियल एनपीके रेशो कितना होता है। ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनना ना, आइडियल रिकमेंडेड जो है तो कितना होता है, 4:1। ठीक है ना, 4:1 यही सीरियल के लिए होता है। ठीक है ना, देखो इंडियन सोइल में जो अभी आप देखते हैं, इंडियन सोइल के अंदर अगर आप देखोगे तो जो है एनपीके 7 एनपीके आप देखोगे 7.7, ठीक है, 3.1 और जो आप देखोगे 1, ये जो है इस रेशो में है। ठीक है ना, एनपीके का डोज ये इस रेशो में है। एनपीके ये है ना, एक्चुअली है 2021-22 का। आइडियल क्या होता है इंडियन सोइल के अंदर, जो आइडियल, ठीक है, आइडियल एनपीके जो होता है वो 4:1 होता है। ठीक है, ये इंडियन सोइल के लिए रिकमेंडेड है। अगर अपन पर्टिकुलर क्रॉप वाइज बात करें, अगर हम पर्टिकुलर क्रॉप वाइज बात करें तो जैसे सीरियल के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सीरियल के अंदर कितना, 4:1 सीरियल के रिकमेंडेड डोज। ठीक है, इसका अगर हम बात करें पल्सेस के लिए कितना होता है ना, किसके लिए, तो आंसर है पल्सेस के लिए। तो अगर आप पल्सेस के लिए बात करोगे तो आंसर 1:1 होता है, या फिर 1:2 है ना, याद रखना 1:2 होता है, ये आप याद रखेंगे। वहीं आपसे अगर ऑयल सीड की पूछता है, ऑयल सीड की, तो कितना होता है, 3:1 होता है। ऑयल सीड का याद रखेंगे आप कितना होता है, तो आंसर है 3:1 होता है ऑयल सीड का, बिल्कुल। ठीक है, अगर वहीं पर आप बात करोगे किसकी, तो आंसर है फोडर और है ना हमारे फाइबर क्रॉप्स की। किसकी बात करेंगे आप, फोडर और फाइबर, फोडर और फाइबर क्रॉप की अगर बात करोगे आप, है ना, तो वहाँ पर होता है 2:1,4। ठीक है, 2:1,4 होता है।
फोर्ड और फाइबर क्रॉप का कितना होता है 214 होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है, सभी के एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है जूम कल्टीवेशन इज वाइडली फॉलोड इन द पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत की किस क्षेत्र में जूम कल्टीवेशन होता है। ठीक है ना, भारत के किस क्षेत्र में जूम कल्टीवेशन होता है। देखो जूम कल्टीवेशन जो है जनरली कहाँ होता है, तो आंसर नॉर्थन, साउथर्न या नॉर्थ, बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्यों में। कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, याद रखना कहाँ पर, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी जगह है वहाँ पर होता है। देखो ये एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम है। अपन ये पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है। देखो जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है कि भैया जगह को छोड़कर एक साल अपन को क्या करना है, अगर हम एक साल यहाँ पर किसान खेती कर रहे हैं ना, एक साल यहाँ पर कि 2022 में यहाँ पर खेती की, धान लगाई है ना, फिर 2023 में इस जगह को छोड़कर किसान दूसरी जगह चले गए, फिर यहाँ पर सेम क्रॉप लगाते हैं जनरली, फिर से राइस उन्होंने लगाया। ठीक है, इसको छोड़कर फिर अगली जगह चले गए 2024 के अंदर, फिर उन्होंने, तो क्या करते हैं वो जंगल को काटते हैं और हर जगह अगली साल नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो जाते हैं ना। तो क्या होता है, जंगल को काट कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे प्रकार से, लैंड रोटेशन भी कहते हैं कि भाई एक प्रकार का लैंड रोटेशन है कि जगह को बदलते जाते हैं, क्रॉप जनरली सेम रखते हैं। अब इसके अलग अलग नाम है, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसके अन्य नाम भी आपको याद रखें जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसके अन्य नाम आप याद रखें। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अन्य नाम क्या हैं, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जो अन्य नाम होते हैं, पहला जैसे जूम, पहला कौन सा है, जूम कल्टीवेशन है। तो जूम जो है जनरली कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर यूज होता है, हाँ या ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर का याद रखें आप, व्यवहार और धैयार, है ना, व्यवहार और धैयार जो हैं, या धैया आपको मिलेगा, व्यवहार और धैयार, ये जनरली मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड रीजन में, है ना, बुंदेलखंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड पार्ट। ठीक है, एक होता है दीपा, दीपा जो है बस्तर, छत्तीसगढ़ का दीपा, है ना, कहाँ पर, अभी जो है बस्तर में, पहले बस्तर मध्य प्रदेश का ही पार्ट था ना, छत्तीसगढ़ भी, तो अभी क्या है सीजी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे कुमार पोडू, ठीक है ना, पोडू, पोडू याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में, इसी का दूसरा नाम होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब इसके बाद आप याद रखेंगे, ठीक है, क्या याद रखेंगे, तो याद रखना आपको पोडू के बाद, ठीक है, यहाँ पर कुमारी, ठीक है ना, कुमारी जो होता है याद रखना, ये होता है वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, केरला के अंदर वेस्टर्न घाट रीजन है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन, कुमारी। इसके बाद, ठीक है, कुमारी के बाद अगला, तो कुमारी के बाद अगला आप देखोगे 6 नंबर पे है, ठीक है, जैसे बतरा, है ना, बतरा जो होता है ये राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पार्ट ऑफ राजस्थान, क्लियर, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। फिर 7 नंबर पे आप याद रखोगे जैसे विंगा, ठीक है, या धावी, ठीक है, ये जनरली उड़ीसा के अंदर, कहाँ पर, उड़ीसा। ये सारे आप नाम याद रखें, ये सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अदर नेम होते हैं, अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ, है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, वहाँ पर। बेवार दहियार बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का, दीपा जो है बस्तर है, पोडू आंध्र प्रदेश है, कुमारी वेस्टर्न पार्ट, है ना, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द केरला, बतरा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, और वह ना विंगा या कुमेन, है ना, इसका एक और नाम होता है कुमेन, ठीक है, विंगा, कुमेन, दावी जो होता है उड़ीसा के अंदर, ये जनरली यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। चलिए अगला हम बात करते हैं परवोलिंग कंजर्व फिश विटामिन इन राइस। परवोलिंग की जो प्रक्रिया होती है इसमें कौन सी विटामिन कंजर्व होती है। देखो परवोलिंग से कौन सी विटामिन कंजर्व होती है। परवोलिंग एक प्रकार का प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है ना, मिलिंग से पहले, ठीक है। क्या होता है परवोलिंग जो होता है ना, परवोलिंग क्या होता है याद रखें, प्री मिलिंग, है ना, मिलिंग से पहले एक गर्म पानी से हम उपचारित करते हैं, क्या करते हैं, प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है ना। प्री मिलिंग क्या होता है, हाइड्रोथर्मल, प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल, क्लियर, प्री मिलिंग हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है कि भैया मिलिंग से पहले इसको क्या करना है, गर्म पानी से उपचार करना है, जिससे क्या होता है, जिससे कि उसकी कुकिंग क्वालिटी, ठीक है, इनमें क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्या होती है, क्वालिटी, ठीक है ना, क्या होती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी, ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी इंप्रूव होगी याद रखें, तो देखो कौन सी क्वालिटी, जैसे न्यूट्रिशनल, है ना, न्यूट्रिटिव, तो कौन सी विटामिन याद रखना, स्पेशली विटामिन B12,
तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा क्या है, ऑप्शन में हमारा है बी, तो आप आंसर लगाओगे बी, ठीक है ना, आंसर क्या लगाना बी, ठीक है। न्यूट्रिटिव क्वालिटी इंप्रूव होती है तो विटामिन B12 पर्टिकुलरली कौन सी, विटामिन B12 जो है इंप्रूव होती है। साथ साथ में क्या होता है, कुकिंग क्वालिटी, हाँ है ना, क्या होता है, कुकिंग क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। ये क्वालिटी है ना, एक हाइड्रोथर्मल प्रोसीजर होता है राइस के अंदर, तो स्पेशली विटामिन B12 क्या होती है उसके अंदर, कंजर्व होती है। चलिए कंजर्व करने के लिए अगला है BER, ठीक है ना, डिजीज, ब्लॉसम एंड्रेड डिजीज ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। BR जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, ब्लॉसम एंड्रोड डिजीज जो होती है टोमेटो के अंदर किसकी कमी, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम या कैल्शियम। तो जनरली टमाटर के अंदर आपको ब्लॉसम एंड्रोड मिलेगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, किससे, तो आंसर है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। इसके अलावा हम टमाटर की अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, किसकी बात करें हम, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो, इसके अलावा और कौन कौन से, देखो इसके अलावा कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। पहले नंबर का अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने बात की है ना ब्लोची, किसका, तो आंसर है BR की बात कर ली। इसके बाद फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, कौन सा, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है ना, फ्रूट क्रैकिंग जो होता है बोरोन की डिफिशियंसी से, याद रखें आप, किससे, बोरोन की कमी से, है ना, किससे, बोरोन की डिफिशियंसी से। दूसरे नंबर पर याद रखें आप ब्लोची, ठीक है, टमाटर के अंदर क्या होता है, ब्लोची, जो कि याद रखना किससे होता है ब्लोची, तो आंसर है पोटेशियम की डिफिशियंसी से, किससे, पोटेशियम की डिफिशियंसी, ठीक है ना, डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम या पोटेशियम की कमी से, ओके। और किससे, तीसरा जो होता है याद रखेंगे आप, सन स्काल्ड, ठीक है ना, सन स्काल्ड, ठीक है, जब धूप में तेज एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनरेज, धूप में ज़्यादा अगर टमाटर रहता है तो उसके कारण होता है, ठीक है ना, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ, ठीक है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनरेज, क्लियर, सनरेज के प्रति ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा है ना, ओपन रहता है तेज धूप में। इसके बाद फोर्थ नंबर का अगर आप बात करें, यहाँ पर एक और होती है जिसका नाम होता है पफीनेस, क्या होता है, पफीनेस, याद रखना पफीनेस होता है। पफीनेस किसके कारण होता है, पफीनेस का कारण होता है, याद रखें आप, लो टेम्परेचर, ठीक है ना, लो और हाई टेम्परेचर, है ना, मतलब परिवर्तन, लो और हाई टेम्परेचर प्लस लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगला कौन सा होता है पफीनेस के बाद, पफीनेस का आप देखो कि कैटफिश, ठीक है ना, एबनॉर्मल कंडीशन जो है, ग्रोइंग एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में अगर हम उगाते हैं, एबनॉर्मल, ठीक है ना, एबनॉर्मल कंडीशन में अगर हम उगाते हैं तो याद रखें कौन सा होता है, तो कैटफिश होता है। एक होता है गोल्डन फ्लैग, एक क्या होता है, 6 नंबर का याद रखेंगे आप, कौन सा, गोल्डन फ्लैग, ठीक है ना, 6 नंबर पे आप याद रखेंगे कौन सा होता है, गोल्डन फ्लैग। तो गोल्डन फ्लैग जो होता है किसके कारण होता है, तो आंसर गोल्डन फ्लैग का कारण होता है एक्सेसिव, ठीक है ना, एक्सेसिव कैल्शियम ऑक्सलेट। ये डिफरेंट क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये टमाटर में के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट डिसऑर्डर है, तो ये सारी आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, कि भाई ब्लैक टिप किसके कारण होती है, ब्लैक टिप जो होती है किसके, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, है ना। तो ब्लैक टिप का कारण क्या है, तो आंसर है बोरोन, ठीक है ना, बोरोन की कमी से, या फिर ठीक है जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, ठीक है ना, ब्रिक्स ऑफ किल्न से जो ईंट के भट्टे हैं उनसे निकलने वाले धुएं के कारण, किसके कारण, ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जनरली आपको किसके कारण मिलेगी, तो आंसर है ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण आपको मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो गैसेस होती है प्लस बोरोन की डिफिशियंसी से, ठीक है। साथ साथ में आप मैंगो की जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे कौन कौन सा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, इसके अलावा और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो कौन कौन से हैं, देखिए आप, देखो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो है, पहले नंबर का होता है मैंगो मोल फॉर्मेशन, यस मैंगो मोल फॉर्मेशन, ठीक है, लो टेम्परेचर के कारण, है ना, लो टेम्परेचर के कारण, ठीक है। इसके बाद अगला आप देखोगे स्पंजी होता है, हाँ है ना, क्या होता है स्पंजी, स्पंजी ड्यू टू हीट कन्वेक्शन, जैसे अल्फांसो के अंदर जब सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं, हीट कन्वेक्शन के कारण आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको मिलेगा झुमका, है ना, क्या मिलेगा, झुमका, ठीक है, ये भी तापमान में लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर प्लस, ठीक है ना,
लैक ऑफ या इम्प्रॉपर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन, इम्प्रॉपर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इम्प्रॉपर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ओके, इम्प्रॉपर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद लीफ स्कॉर्चिंग होता है एक, ठीक है, याद रखें आप कौन होता है, लीफ स्कॉर्चिंग, ठीक है, लीफ स्कॉर्चिंग होता है। तो लीफ स्कॉर्चिंग जो होता है याद रखना, क्लोराइड टॉक्सिसिटी, Cl- टॉक्सिसिटी है ना, क्लोराइड की टॉक्सिसिटी से होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हैं जो एग्जाम में पूछते हैं ना, मालफॉर्मेशन है, स्पंजी झुमका है, लीफ स्कॉर्चिंग है और फ्रूट नेक्रोसिस, ठीक है ना, या इंटरनल नेक्रोसिस का है ना, इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस जो होता है ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी, है ना, बोरोन की कमी के लिए। ये इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसके, मैंगो के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनके अलावा। चलिए अगला है मेजर सोर्स ऑफ बोरोन, ठीक है, जैसे बोरोन का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा मिनरल होता है, एपेटाइट है, टर्मलिन है, फेल्सपार है, माइका है, ठीक है। तो देखो मेजर सोर्स ऑफ बोरोन जो है, बोरोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन होता है, टर्मलिन, ठीक है ना, टर्मलिन जो होता है। एपेटाइट किसका होता है, फॉस्फोरस का, है ना, एपेटाइट किसका है, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस का होता है। भाई फेल्सपार अगर बात करोगे पोटेशियम का भी होता है, फेल्सपार किसका है, पोटेशियम का है। और माइका जो होता है ये पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम, आपको दोनों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि माइका जो होता है ना, माइका अगर अपन बात करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट के अंदर जो होते हैं सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा फेल्सपार। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन होता है, फेल्सपार, हाँ है ना, कितना 48%, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन होता है, क्वार्ट्ज, कितना 36%। फिर तीसरे नंबर पर होता है माइका, कितना होता है 10%, ठीक है। ये आपको ऑर्डर याद रखने हैं। अगर अपन माइका की बात करें, माइका जो होता है ना, अब्रक जैसे हम कहते हैं माइका, तो माइका जो होता है, ठीक है ना, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पोटेशियम माइका, एक क्या होता है, पोटेशियम माइका, याद रखें, एक होता है पोटेशियम माइका जो कि वाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे हम मस्कोवाइट माइका भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कोवाइट माइका भी कहते हैं, जो कि वाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट, वाइट क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। क्या क्या होता है, वाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है। और दूसरे नंबर का होता है हमारा इस जैसा ही बट ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम मैग्नीशियम माइका, ठीक है ना, मैग्नीशियम माइका, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक माइका भी कहते हैं ना, मैग्नीशियम, याद रखेंगे आप क्या, मैग्नीशियम माइका और बायोटिक माइका, क्लियर, बायोटिक माइका, ओके, बायोटिक माइका जो कि ब्लैक कलर का होता है, जो कि क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल, अधिकतर सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी क्या हो, कितनी होती है। देखो अधिकतर भाई 2.05 है या 3.05 है, 2.65 है या 4. तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 2.65। पार्टिकल डेंसिटी जो होती है, जिसको हम रियल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं ना, पार्टिकल डेंसिटी को याद रखना हम रियल डेंसिटी या फिर ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, रियल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि वेट, है ना, जो है किसका अपन वजन लेते हैं, तो वेट ऑफ सोइल, सॉलिड, जो सॉलिड जो होता है ना उसका वेट या सॉइल का वेट। नीचे अपन जो वॉल्यूम लेते हैं वो भी सॉलिड का, यहाँ पर पोर स्पेस का वॉल्यूम शामिल नहीं करते, ठीक है ना, याद रखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ, ठीक है ना, सोइल, सॉलिड, सॉरी वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। आयतन जो लेते हैं ना, आयतन, ठीक है ना, वो भी हमेशा याद रखना किसका लेते हैं, आयतन जो इंक्लूड करते हैं वो भी हमेशा किसका लेते हैं हम, आयतन। तो आंसर है सोइल, किसका, सॉलिड का। पोरोसिटी का जो पोर वाला भाग होता है ना, परसेंटेज जो पोर स्पेस होते हैं 50%, उनका हम वॉल्यूम यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल डेंसिटी को हम रियल या ट्रू डेंसिटी कहते हैं, क्लियर है। तो कितना होती है 2.6, इसका जस्ट हाफ बल्क डेंसिटी होती है ना, बल्क डेंसिटी 1.33, क्योंकि बल्क डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है वहाँ पर हमको, कि यहाँ पर वेट ऑफ, है ना, सोइल, ठीक है ना, वेट ऑफ सोइल, सोइल का जो वेट होता है वो नीचे क्या आएगा, नीचे जो है याद रखें आप, नीचे आता है यहाँ पर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो आंसर वॉल्यूम ऑफ सोइल, ठीक है। इसमें सॉलिड प्लस याद रखना प्लस पोर दोनों भाग शामिल करते हैं ना, इसमें सॉलिड प्लस पोर दोनों भाग शामिल करते हैं, तो ये दोनों आप याद रखें, ठीक है। चलिए
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि एक इम्पोर्टेंट कंटेंट जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रॉप्स एब्जॉर्ब अमोनिकल नाइट्रोजन डायरेक्टली, है ना। कौन सी फसल जो है कि जो अमोनिकल फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो अमोनिकल फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है? कि राइस है, सोरगम है, मेज है, ग्रीन ग्राम है। तो आप याद रखें जनरली कौन सी है, राइस है, ठीक है ना। कौन सी है, राइस है, ठीक है। राइस जो होती है नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है, NH4+ के रूप में, है ना। किस रूप में लेती है, NH4+ के रूप में डायरेक्टली क्या करती है, एब्जॉर्ब। बाकी सभी नॉर्मली जो अदर क्रॉप्स होती है ना, जो अदर क्रॉप्स है तो नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है, NO3- है ना, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, लेकिन राइस NH4+ के रूप में लेता है। चलिए अगला है ऑटो ट्रिप्लोडी इट इज फाउंड। ऑटो ट्रिप्लोडी आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, ऑटो ट्रिप्लोडी इट इज फाउंड इन बनाना, मेज, सोरगम, राइस। तो बनाना जो होता है याद रखना हमेशा ऑटो ट्रिप्लोड होता है। बनाना क्या है, ऑटो, ये हमेशा डिप्लोड, ये तीनों क्या है, डिप्लोड है ना, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, डिप्लोड होते हैं, ठीक है ना। जैसे मक्का के अंदर भाई 2n बराबर कितना होता है, 20 है, सोरगम में भी 2n बराबर 20 है, ठीक है, राइस में 2n बराबर कितना है, 14 है, सॉरी है ना 24 है। तो बनाना याद रखना 2n बराबर क्या है, 22, और 3n बराबर जो होता है 33, है ना। बनाना जो है याद रखेंगे ट्रिप्लोड होता है। अगला टर्म जर्मप्लाज्म वाज फर्स्ट यूज बाय, कि जर्मप्लाज्म टर्म किसके द्वारा दी गई। द टर्म जर्मप्लाज्म वाज फर्स्ट कौन बाय, वीजमान, जॉनसन, सल और ईस्ट, है ना। याद रखेंगे आप कि द टर्म जर्मप्लाज्म टर्म किसके द्वारा प्रपोज की गई है। तो जर्मप्लाज्म जो टर्म है किसने दी है, तो आंसर वीजमान है। जर्मप्लाज्म थ्योरी भी इसने दी है ना, याद रखना कि जर्मप्लाज्म थ्योरी यहाँ पर लिखेंगे अपन, जर्मप्लाज्म थ्योरी जो है याद रखेंगे कौन सी, तो जर्मप्लाज्म थ्योरी, कौन सी थ्योरी, जर्मप्लाज्म थ्योरी, ये भी किसने दी है, तो आंसर वीजमान ने दी है। किसने, वीजमान के द्वारा। जर्मप्लाज्म थ्योरी आल्सो वीजमान, ओके, वीजमान ने दी है। और जॉनसन ने, ठीक है, जीन शब्द दिया है, ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द, जीनोटाइप फिनोटाइप और प्योर लाइन थ्योरी, है ना, फिनोटाइप और प्योर लाइन थ्योरी, ठीक है, प्योर लाइन थ्योरी इनके द्वारा जो है प्रपोज की गई है। इसके बाद सल ने हेट्रोसिस टर्म दी है, कौन सी, हेट्रोसिस, सल के द्वारा कौन सी टर्म, हेट्रोसिस, ओके, हेट्रोसिस टर्म दिए। और ईस्ट, EM ईस्ट और GS सल जो है, देखो EM ईस्ट और GS सल उन्होंने बहुत सारे काम किए साथ में, ठीक है। जैसे हेट्रोसिस की ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस इन्होंने दी है, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, हेट्रोसिस की एक हाइपोथेसिस होती है ओवर डोमिनेंस, वो उन्होंने प्रपोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, एनर्जी कंटेंट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, है ना, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज, कि भाई एक ग्लूकोज के टूटने से, है ना, एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है। अगर अपन बात करें रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप बात करोगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, ठीक है ना, 6CO2 प्लस 6 12H2, आपको यहाँ पर 12H2 क्लियर, प्लस 6 ना 86 किलो कैलोरी, 36 या 38 ATP आपको मिलते हैं। और आप याद रखें यहाँ पर 686 किलो कैलोरी, 686। तो एक ग्लूकोज के टूटने से एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरली हमको कितना मिलता है, तो याद रखना कितना मिलता है, 686, है ना, कितना, 686, एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स के टूटने से। एक ATP जो होता है ना, एक ATP जो है याद रखेंगे 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है ना, 7.3 किलो कैलोरी के बराबर। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्रांच टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी इट इज फाउंड ऑन। देखो क्रांच टाइप ऑफ एनाटोमी जो होती है ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट का, C3 C4, ठीक है ना, C4 का, ठीक है ना तो C3 में होती, ना कैम में होती, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, तो स्पेशली आंसर क्या आएगा, C4 प्लांट। देखो क्रांच एनाटोमी सिर्फ और सिर्फ याद रखना, क्रांच एनाटोमी सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में पाई जाती है, C3 में, कैम के अंदर, ऑल ऑफ दी इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला है सिल्वर सूट ऑफ राइस लीफ इज ड्यू टू, राइस के अंदर जो सिल्वर सूट बनते हैं उसका कारण क्या है। राइस के अंदर जो सिल्वर सूट जो है ना, राइस के अंदर आप देखोगे यहाँ पर ऐसे पतले पतले सिल्वर सूट जैसे बन जाए, ओनियन लीफ एंड सिल्वर सूट, ठीक है, ओनियन लीफ भी आता है, ओनियन लीफ जो होता है एंड सिल्वर सूट जो है ड्यू टू राइस गोल मिर्च के कारण, है ना, किसके कारण, राइस गोल मिर्च। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
अगला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, तो कब CDP कब स्टार्ट हुआ था? CDP ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952। इसके एक साल बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1953। याद रखेंगे दोनों, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1952 के अंदर स्टार्ट हुआ है। राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं? तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं 70, 80, 20 या 40। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के आपको मिलेंगे 70s। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको किस प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे? 70s। देखो राइबोसोम आपको दो तरह के मिलेंगे। राइबोसोम आपको कितने प्रकार के? 2 प्रकार, ठीक है ना। राइबोसोम जो है आपको कितने प्रकार के? 2, एक होते हैं 70s और एक होते हैं 80s, ठीक है। याद रखेंगे 80s जो होते हैं 70s ये आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना। याद रखेंगे आप, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा आपको ये, है ना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ आपको देख, इन तीनों जगह आपको 70s मिलेंगे। 80s सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं आपको यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म में आपको कौन से मिलेंगे? 80s। 80s आपको यहाँ मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कैसे होते हैं? 70s होते हैं दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सैलाइन टोलरेंट फ्रूट क्रॉप की कौन सी फसल जो होती है भाई सैलाइन टोलरेंट है, ठीक है ना। सैलाइन कंडीशन तो डेट पाम है, मैंगो है, सपोटा तो है ना, पोमोग्रेनेट। तो सबसे ज़्यादा याद रखना कौन होती है? डेट पाम है। आप देखो इसके अलावा बारले है, ठीक है ना। बारले के बाद आप देखोगे अपना बेर है, बेर के बाद आप देखोगे जैसे कॉटन है ना। ये सब क्या है? तो आंसर साल्ट टोलरेंट है। शुगर बीट है, शुगर बीट, स्पाइनेच है, ठीक है। ये जो है सारी की सारी याद रखना सैलाइन टोलरेंट होती है। फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड जो है, फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड कब रिलीज हुआ था? तो CHS4 जो है याद रखना 1964 के अंदर, CHS1, ठीक है, 1964। सोरगम का जो फर्स्ट हाइब्रिड है याद रखेंगे, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड जो फर्स्ट होता है, CHS फर्स्ट है जो 1964 के अंदर रिलीज हुआ है। वहीं पर बाजरा जो है पल्म मिलेट का वो HV1 है ना, बाजरा का याद रखेंगे आप HV1 जो कि 1965 के अंदर रिलीज हुआ है, ठीक है। और कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड तो है ना H4, H4 जो है कॉटन का फर्स्ट हाइब्रिड, ये आपको 1970 के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मैंगो की कौन सी वैरायटी जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है? तो देखो अम्रपाली है, नीलम है, बेंगलोर है और मल्लिका। तो याद रखेंगे आप अम्रपाली, ठीक है ना। याद रखना अम्रपाली ये जो है 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर पर इसको लगाते हैं और इसकी जो प्लांट है डेंसिटी होती है 1600 प्लांट्स प्रति हेक्टर, है ना, 1600 प्लांट्स प्रति हेक्टर आते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसको लगाने का जो तरीका होता है वो ट्रायंगुलर सिस्टम होता है ना प्लांटिंग का, कौन सा? तो आंसर ट्रायंगुलर सिस्टम से इसको लगाते हैं ना, ट्रायंगुलर सिस्टम से हम इसको लगाते हैं। क्लियर? किससे लगाते हैं हम? ट्रायंगुलर सिस्टम के द्वारा इसको हम लगाते हैं। नीलम जो होती है लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, नीलम जो होती है कैसी है? तो आंसर है लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट। क्लियर? उसके लिए इसके बाद अगर बात करें अपन बेंगलोरा जिसको हम तोतापरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? तोतापरी, ठीक है, बेंगलोर की है ना, साउथ इंडिया है। मल्लिका एक हाइब्रिड होता है नीलम इंटू दशहरी का, नीलम इंटू दशहरी, ठीक है ना, नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस होता है कौन? मल्लिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, डेप्थ ऑफ सीडिंग, है ना, डेप्थ ऑफ सीडलिंग जो है, सीडलिंग आएगा यहाँ पर, सीडलिंग इन वीट इज रिलेटेड विथ, ठीक है ना, कि गेहूं में जो बुवाई की गहराई होती है सीड है ना जो है सोइंग की, डेप्थ ऑफ सोइंग जो सीडलिंग की है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर, लेंथ ऑफ द मीजोप्टिकाइल, लेंथ ऑफ रेडिकल या नन ऑफ दीज। याद रखना इसमें किस पर डिपेंड करती है? तो लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर, ठीक है ना, किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल पर डिपेंड करती है। डेप्थ ऑफ जो है सोइंग किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल याद रखें किसके ऊपर? कोलेप्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी है? तो याद रखेंगे कोलेप्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखेंगे आप क्या याद रखेंगे? जैसे सिंगल जीन है ना, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी के लिए सोइंग डेप्थ कितनी होती है? सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी के लिए कितनी होती है? 5 से लेकर 6। डबल जीन के लिए कितनी होती है? ठीक है ना, डबल जीन के लिए ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है, अपना 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर।
और ट्रिपल जीन के लिए कितनी होती है, ट्रिपल जीन के लिए इसके लिए होती है 3 से लेके 4 सेंटीमीटर, है ना। एवरेज बात करें तो अपन एवरेज गेहूँ की एवरेज सोइंग की 5 सेंटीमीटर, है ना। एवरेज गेहूँ की बुवाई का कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे हैं तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं IBPS या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव की, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ठीक है। साथ साथ में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे IBPS या की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका कोर्स आपको मात्र 1500 रुपये में पूरा मेंस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा ना। मेंस का जो पूरा कोर्स आपको कितने मिल जाएगा, 1500 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आप फाउंडेशन एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें सारे एग्जाम्स के हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये मात्र इसकी ऊपर भी आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। ये आपको पड़ जाएगा 2799 रुपये। और बहुत ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों के लिए आने वाली वैकेंसी जो है, इसको अदर स्टेट के बच्चे भी फिल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है मध्य प्रदेश की, इसको कोई भी स्टूडेंट फिल कर सकता है, क्योंकि PSC लेता है, आयोग जो होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, तो कोई भी इसमें एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। इसका जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसका बैच है ना स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्त से, ठीक है। इसमें एडमिशन बहुत ही अच्छा खासा बच्चों का रेस्पॉन्स है, ठीक है। लगभग 90 से ज़्यादा बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है इसके अंदर। तो चाहे तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप पिछला रिजल्ट देखना चाहते हैं कि भाई पिछला रिजल्ट देखोगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगभग 50% बच्चों का चयन अभ्यास एग्री एकेडमी से हुआ है। 50% बच्चों का अगर आपने रिजल्ट देखा हो, 50% बच्चे, जितने टोटल बच्चे थे उनमें से 50% बच्चों का सिलेक्शन, उनके इंटरव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के इंटरव्यू भी डले हुए हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको बेहतरीन कंटेंट जिसमें MPG के, एग्रीकल्चर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, PDF स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो आपका जो कि ADA में सिलेक्शन को सुनिश्चित कराएगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ADA का इंटरव्यू दिया हुआ है पिछली बार का। तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है, किस प्रकार एग्ज़ाम का पेपर आता है, वो मैं आपको एक्चुअल बता सकता हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ से इतने बच्चे चयनित हुए, हर चीज़ आपको बारीकी से बारीकी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। आपका सारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरा एग्रीकल्चर बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी इंग्लिश माध्यम के अंदर कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप अभी डाउनलोड करें अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन और आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। जो 20 तारीख तक जो इसका ऑफ़र है, ये आपको 20 तारीख तक है इसका ऑफ़र। इसके बाद जो है आपको ये 5000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। अभी 3000 मिल रहा है, इसके बाद आपको कितने मिलेगा, 5000 रुपये के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा। तो जुड़िए अभ्यास एग्री एकेडमी के साथ, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सारा कंटेंट, एक बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो आप देखते हो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो अभ्यास एग्री एकेडमी की, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी है। और स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा है, आप नंबर ऑफ़ सिलेक्शन देख सकते हैं। ऐसा इंडिया का कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ अभ्यास एग्री एकेडमी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो। IFFCO, CREPCO, NSC, NFL, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हैं। अभी NSC की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आने वाली है, आपको मैं बता देता हूँ। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ NSC की वैकेंसी भी आने वाली है। आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।